या सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। आप एक काम करें, बिटिया के पीले हाथ कर दें, कोई अच्छा सा लड़का देख लें। जैसे ये बात गई, कोई अच्छा सा लड़का देख लें। देवक ने जवाब दिया कि हमारी बेटी शादी के लायक हो गई। बोले बिल्कुल हो गई। जवाब दियो, हम अपनी बेटी की शादी जरूर करेंगे, लेकिन शादी करने से पहले एक बार अपने भतीजे कंस का परामर्श जरूर ले ले, क्योंकि अगर कंस से नहीं पूछा तो पता नहीं वो क्या करेगा। कंस के पास में गए, जैसे ही कंस ने अपने चाचा को आता हुआ देखा, जवाब दिया, आइए चाचा जी, बड़े दिनों के बाद में आप आई हैं, क्या बात है, आपने आने का कष्ट क्यों किया? देवक ने जवाब दिया, बोले लाला आप राजपाट में ऐसे बिजी हो गए, आपको अपनी बहन का ख्याल ही नहीं है। तुम्हारी बहन शादी के लायक हो गई है, आप एक काम कीजिए, कोई अच्छा सा लड़का देख करके देवकी की पीले हाथ कर दीजिए। जैसे ये बात कही कि देवकी के पीले हाथ कर दीजिए, भोजराज कंस कहने लगा, क्या हमारी बहन बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई? अरे अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था, तब तो बिल्कुल छोटी थी। बोले बहुत दिन हो गए जो तुमने देवकी को नहीं देखा। आप कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके बिटिया के पीले हाथ कर दो। जवाब दिया, चाचा जी आप चिंता मत करें, हमारी नजर में एक बहुत सुंदर लड़का है। बोले बटेश्वर के पास में सौरपुर गांव में महाराज सूरसेन के पुत्र जिनका नाम है वसुदेव, हम अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में करेंगे। देवक ने जवाब दिया, बेटा आपकी इच्छा है जहां कराओ। आज वसुदेव ने, वो भोजराज कंस ने वसुदेव के लिए खत लिखा, और जब खत लिखा उस खत में लिखा है, जवाब दिया, हमारे पास में और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बहन है, हम उसकी शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। नाई और पंडित को बुलायो। जवाब दिया कि ये खत आप महाराज वसुदेव को जाकर के दे देना और टीका लगन वहां पर चढ़ा देना। नाई और पंडित चले महाराज बटेश्वर में जाकर के सूरसेन का पता पूछा।
वसुदेव को टीका लगन चढ़वाया। जवाब दिया कि आप जल्द से जल्द बारात लेकर के आए। वसुदेव ने कहा कि ठीक है, हम जल्द से जल्द बारात लेकर के आएंगे। नाई और पंडित टीका चढ़ा करके महाराज पहुंचे हैं मथुरा में। भोजराज कंस को सारा वृतांत बताया, कहा कि आप बारात की तैयारियां कीजिए, जनवासों लगवाओ, क्योंकि बिटिया की बारात कल आएगी। इधर महाराज देवकी के घर शादी की तैयारियां होने लगी और उधर महाराज वसुदेव अपनी बारात की तैयारियां करने लगे। आरे हंसी खुशी के साथ और सजी बारात की मथुरा आई और झट मंडप लो गढ़वाई रे देवकी की भई सगाई। ए हंसी खुशी के साथ के सजी बारात की मथुरा आई रे मथुरा आई रे मथुरा मंडप लो गढ़वाई रे देवकी की भई सगाई। जट मंडप लो गढ़वाई रे देवकी की भई सगाई। मंडप गढ़वाया, शादी की तैयारियां हुई। जब शादी की तैयारियां हुई, शाम को महाराज बारात को खाना खिलवाया और जैसे ही सुबह हुआ तो भोजराज कंस ने देवकी की शादी वसुदेव के साथ में कर दी। और जब वसुदेव के साथ में कर दी, विदा का जब नंबर आया है तो दादा विदा में जब विदा बेटी की होती है तो अक्सर बेटियां रोती हैं। जब देवकी अपनी मैया के गले से लग कर के रो रही थी, जवाब दिया, बोली माँ आज तक मैं तेरे आंगन में खेली हूँ, तूने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। मैया अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। दादा एक बात ध्यान रखना, जब बेटी घर से विदा होती है तो बेटी के साथ सारी घर की खुशियां भी विदा हो जाती हैं, क्योंकि बेटी जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है जो बोझ समझते हैं, बेटी बोझ नहीं होती। जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर का पिता महाराज राजा होता है, और जिस घर में बेटी नहीं है वो आंगन नहीं होता, वो घर नहीं होता। जिसके घर में बेटी है, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्या का दान बताया जाता है। आप कितने भी दान कर ली, लेकिन सबसे बड़ा दान कन्या का दान होता है। और जिस घर में जिस बाप ने कन्या का दान नहीं किया, वो महाराज कितने भी दान कर ले उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि बेटी को जो बोझ समझते हैं, बेटी बोझ नहीं होती। आप लोग हमेशा बेटों को मान्यता देते हैं। अगर घर में बेटा जन्म ले ले तो बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं, और बेटी जन्म ले ले तो बड़ा ही कष्ट होता है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर पिता ने अपनी बेटी की शादी कहीं तय कर दी है तो
तो पिता कुछ भी करे, कितना भी कष्ट क्यों न पिता के ऊपर आ जाए, लेकिन वो बेटी की शादी बड़े ही प्रेम भाव के साथ में कर देगा। पिता को पता नहीं चलेगा कि धन कहां से आया हमारे पास में। दूसरी बात, बेटी घर की ताकत होती है, पिता की ताकत होती है बेटी। जब तक बेटी की विदा नहीं होगी तब तक महाराज पिता दौड़ के काम कर लेगा, भाग करके काम कर लेगा, और जैसे ही विदा हुई तो पिता के पर थक जाते हैं, कहते हैं भैया अब हमसे कहू काम की कहियो मती, क्योंकि हमारी जो लक्ष्मी थी वो तो चली गई, हमारी ताकत थी वो तो चली गई, अब हम किसी भी काम के लायक नहीं रहे। मेरे भैया दादा, एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की, एक पिता ने अपनी बेटी की शादी की, और शादी करने के बाद बेटी ससुराल में पहुंच गई। और ससुराल में जब बेटी पहुंच गई, एक रस्म होती है कि शादी के बाद बिटिया की चौथी चलती है। तो जब पिता चौथी चलवा करके भाई जाता है, पिता तो नहीं जाता, भाई जब चौथी चलवा करके बहन को घर आकर के कर दिया, तो पिता ने अपनी बेटी को देखा। जब बेटी को देखा है पिता ने, तो महाराज उस पिता ने अपनी बेटी से एक बात कही, बोली लाडो एक बात हम तुम्हें बताते हैं कि जिस दिन से तू इस घर से विदा हुई है, उस दिन से मुझे आज तक किसी ने पानी की नहीं पूछी कि पिताजी आपने पानी पी लिया या नहीं पी लिया। क्योंकि महाराज अगर पिता हार खेत से लगा हुआ काम करके आएगा तो बेटी हाथ में लोटा लिए बाहर खड़ी मिलेगी कि पिताजी हमारे खेत से आ रहे हैं, प्यासे होंगे, भाग करके दरवाजा खोलेगी। और अगर बेटा घर में है, पिता बाहर से काम करके आए, तो बेटा के हाथ में मोबाइल है तो वो मोबाइल छूटेगा नहीं, देखेगा। पिता ने अगर पानी मांगा है तो मम्मी को या फिर बहन को आदेश दे दी, लेकिन खुद उठ के पानी देना नहीं चाहिए। तो उस पिता ने जवाब दिया, बोले लाडो जिस दिन से तेरी शादी हुई है उस दिन से मुझे इस घर में न तो किसी ने खाने की पूछी न तो पानी की पूछी। लाडो हमारा इस घर में ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ साथ हमारी सारी खुशियां भी विदा हो गई। लेकिन एक बात है, लोग कहते हैं कि बेटी की शादी करने के बाद गंगा नहा लेते हैं। वही बात पिता ने कहा है कि बेटी मेरी बात सुन ले। रो करके वो उस पिता ने जवाब दियो, जवाब दिया उस पिता ने, लाडो कि तेरे हाथ पीले करके, तेरे हाथ पीले करके हरमिनी गंगा नहा लिया। और मेरी लाडो बहुत जब तुझको विदा किया, ओ मेरी बिटिया बहुत रोया जब तुझको विदा किया। जब मैंने तेरी विदा की तो मैं इतना रोए कि आज तक शायद हम कभी किसी के लिए नहीं रोए। मुझे तेरी बचपन की याद आ गई बेटी। उस पिता ने अपनी बेटी के कंधे पर सर रख करके कहा, अरे अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई।
लाड़ो, जब तू छोटी थी तो तुझे अंगुली पकड़ कर के चलाना मैंने सिखाया था। वही याद आ गई कि अब इस आंगन में किसकी अंगुली पकड़ के चलाएंगे। अरे अंगुली पकड़ी चली बाबुल की, थी सपनों में खोई। और बिटिया अरे आंसू भर के तू आंखों में पालने में रोई। हम बेटियों का ऐसा नसीब होता है दादा, अगर माँ के घर में रहते हैं तो माँ कहती है बेटा संभल के चलना, तुझे पराए घर जाना है। और जब बेटी ससुराल में पहुंच जाती है तो सास कहती है अरे इसे क्या चलना आया, ये तो पराए घर से आई है। बेटी को ये पता नहीं होता है कि असली घर कौन सा उसका, मायके वाला या ससुराल वाला। बेटियों का ऐसा नसीब है कि जन्म कहीं लेती हैं और महाराज काम कहीं और करती हैं जाकर के। अरे आंसू भर के तू आंखों में पालने में रोई। और तेरी तुझको विदा किया, मेरी गुड़िया बहुत रोया जब तुझको विदा किया। अरे डोली चली आज आंगन से, रोने लगे परिवारी। अरे डोली चली आज आंगन से, रोने लगे परिवारी। और माँ बाबुल की उजड़ी चली है खुशियों की फुलवारी। माँ बाबुल की उजड़ी चली है खुशियों की फुलवारी। तुझको विदा किया, मेरी गुड़िया बहुत रोया जब तुझको विदा किया। मेरे भैया उस पिता ने उस बेटी से बात कही कि लाड़ो जिस दिन मैंने तेरे हाथ पीले किए, मैंने गंगा तो नहा लिया, लेकिन तू जिस दिन से इस घर से गई है उस दिन से ये घर मुझे काटने के लिए दौड़ रहा है। तो कहना है दादा बेटी जब जाती है तो बेटी के साथ साथ सारी खुशियां भी विदा हो जाती हैं। जब देवकी रो रही थी
जवाब दियो। जब देवकी रो रही थी तब तब कंस आ गया पास में, जवाब दियो। और बहना, अगर तू इस तरीके से रोती रहेगी तो शायद तू 4 दिनों बटेश्वर में नहीं पहुंच पे। अरे सारी लड़कियां जाती हैं, सभी लड़कियों की शादी होती है, तो तेरी भी शादी हो गई। एक काम करे, तू हमारे साथ चल और हमारे रथ में बैठ जा। जब तक मथुरा की सीमा रहेगी तब तक तू मेरे रथ में बैठना, और जैसे ही मथुरा की सीमा निकल जाएगी तू वसुदेव के रथ में बैठ जाना। देवकी आज अपनी मैया से मिली, पिता से मिली, सखियों से मिली और जाकर के भोजराज कंस के रथ में बैठ गई। और जैसे ही रथ में बैठी दादा कि रथ में देवकी और बैठी गई।